नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय कहते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, कब किया था? 1893 में। 1893 में गणेश महोत्सव का की शुरुआत की गई थी। ये महाराष्ट्र में होता है गणेश महोत्सव। और तिलक ऐसे क्या थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण क्या हुई थी, सजा हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने मराठा और केसरी मराठा और केसरी समाचार पत्र निकाले थे। 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। मतलब टैक्स नहीं तो सरकार नहीं तो टैक्स नहीं। ठीक है, इस तरह का क्या दिया था इसने, एक नारा दिया था इन्होंने। इन्हीं के दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि भी दी थी इनको। ठीक है, कब दी थी? इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, कौन सा? कर न देने का आंदोलन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मांडले जेल में रहते हुए, मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य। ठीक है, इसके बाद तिलक एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। वैलेंटाइन चिरोल ने इनको क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता। ठीक है, तो ये 52 का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब आता है 53 में। 53 आता है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने राजा राम मोहन राय ने। इनको नवजागरण का क्या 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 कहा जाता है? नवजागरण का पिता, नवजागरण का अग्रदूत। ठीक है, इन्होंने 1814-15 में क्या किया था, एकेश्वरवाद मत कि ईश्वर क्या है, एक ही है। ठीक है, एकेश्वरवाद मत दिया था। ठीक है,
इसके प्रचार के लिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की, ठीक है, कि एकेश्वरवाद का जो प्रचार है, जो मत है उसका क्या करना, प्रचार करना। इन्होंने इस इसके अंदर ही क्या किया था, द्वारका प्रसाद टैगोर भी इनके साथ ही शामिल थे आत्मीय सभा में, ठीक है। इन्होंने 1809 में एक प्रकाशित की है एक पुस्तक, उसका नाम है तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि एकेश्वरवादियों को उपहार होता है। इसका अर्थ क्या होता है, एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। ये क्या हुआ, 53 का क्या किया हमने, सामाजिक और धार्मिक सुधार में, सॉरी 53 सामाजिक धार्मिक सुधार में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत राजाराम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट आता है 54, 54, क्वेश्चन नंबर 54 आता है, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय रूप से नहीं जुड़े थे। तो राजाराम मोहन राय जुड़े हुए थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हुए थे, ज्योतिबा फुले जुड़े हुए थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। राजाराम मोहन राय को तो पुनर्जागरण का दूत कहा गया था, ठीक है। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे, इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था, ठीक है। इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, शुरुआत करवाई थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया था, एक संस्था का निर्माण किया था। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, वो हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के पितामह, साहित्य के पितामह, ठीक है। हिंदी साहित्य के पितामह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55वां, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने, तो ये घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने। इन्होंने क्या किया था, ढाका, कर्जन ने ढाका को चटगांव और जो राजशाही खंड थे, राजशाही जो जमीनें थी, राजशाही स्थल थे, इसको किसमें, असम से मिला दिया, ठीक है, असम में मिला दिया गया और एक नया प्रांत बनाया, ठीक है, एक नया प्रांत जिसकी राजधानी क्या थी, ढाका। बंगाल विभाजन के, इसी के ही जो जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसके विरोध में क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, इसके विरोध में क्या, स्वदेशी आंदोलन की स्थापना हुई थी, ठीक है, शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन था जो वास्तव में कब लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 16
अक्टूबर 1905 में, ठीक है। इसकी डेट क्या है? 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये कौन सा वर्ष है? 1916, ठीक है। लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना तो इसके क्या थे? नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। हम क्या है कि एक एक ऑप्शन को खोल के देख रहे हैं ताकि आपको ये वीडियो देखते टाइम आपको एक क्वेश्चन से ही 4 5 5 फैक्ट तैयार हो जाए। तो हम इसको क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी बना रहे हैं। तो पूरे वीडियो को आप देखिएगा और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे विनती है। इसके लिए मैं आपके, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी मोटिवेशन के साथ मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा, ठीक है। समझौते के अंदर क्या हुआ था? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग थी स्वीकार की, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो मांग थी वो स्वीकार कर ली थी इस समझौते के अंतर्गत। जबकि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार की थी, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन की जो सदस्य अध्यक्षता थी कौन की थी 1916 में? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। मजूमदार, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। इसका आप जरूर ध्यान रखना कि लखनऊ समझौते का मुख्यतः विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय कौन थे? जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी 1915 के अंदर, ठीक है। यह अधिवेशन नरम दल और गरम दल के मिलान के लिए जाना जाता था, ठीक है। कौन सा? 1916 का कांग्रेस अधिनियम, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट चलते अपन 57 में। 57 रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। ये कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919 में। क्यों किया गया था? क्योंकि भारत में जब क्रांतिकारियों को प्रभाव को समाप्त करना था, राष्ट्रीय भावना को कुचलने का उद्देश्य से न्यायाधीश सिडनी रोलेट ने इस आयोग की क्या की अध्यक्षता की थी? सिडनी रोलेट, सिडनी रोलेट ने क्या किया था? किस आयोग की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान परिषद द्वारा रोलेट बिल पारित किया गया था। मतलब रोलेट एक्ट कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान परिषद द्वारा, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था? इस अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश सरकार किसी को भी शक के आधार पर क्या कर सकती थी? जेल में डाल सकते थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार क्या कर सकते थे? शक के आधार पर किसी भी भारतीय को क्या कर सकते थे? जेल में डाल सकते थे। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था, ठीक है। इस अधिनियम को क्या कहा जाता था? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून। इस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। इसकी जो चरम परिणति थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके रूप में हुई थी ना। मतलब जो इसका लास्ट का जो परिणाम था जलियांवाला बाग, इसके विरोध में कार्य करते हुए लोगों को नरसंहार में
जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस सदस्य द्वारा बनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। एचआरए की स्थापना 1924 में कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक है, सचिंदर सचिंदर सान्याल, सचिंदर सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी और इन्होंने इस स्थापना के समय योगेश चंद्र बनर्जी और सचिंदर सान्याल भी क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने हथियारों को लूटने का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन को उलट कर उखाड़ कर फेंकने का, स्वराज राज्य स्थापित करने का इनका मुख्य उद्देश्य था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी कांड में, काकोरी गांव में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चला। राम प्रसाद बिस्मिल था। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और अशफाक उल्ला खान को इनको क्या किया था? रामप्रसाद बिस्मिल को तो गोरखपुर, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा, रोशन सिंह को इलाहाबाद और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, कितने क्या थे, कितने बेवकूफ लोग थे यार। जबकि एक अन्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए, भाग गए थे चंद्रशेखर आजाद, है ना। सबसे बड़ी बात क्या थी, इन लोगों की क्या है कि निःशुल्क पैरवी किन्होंने की थी? एक भानुचंद्र गुप्ता, भानुचंद्र गुप्ता नाम के एक वकील ने की थी। ठीक है, इनका जो वकील था भानुचंद्र गुप्ता था। नेक्स्ट आता है 59, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को गांठ फेंकने के उद्देश्य से किया गया। तो कब हुआ था इनका? इनकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 10 सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का क्या होता? गठन हुआ था। ये क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन था ये। लड़ने मारने मरने मारने को उतारू थे लोग, जिसमें चंद्रशेखर आजाद था, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा थे। इस संस्था का उद्देश्य क्रांतिकारी कार्रवाई द्वारा भारत में समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना इनका उद्देश्य था। और इस संगठन में सैंडर्स हत्या, लाहौर षड्यंत्र, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने का कार्य किया। ठीक है, 60 क्वेश्चन होता है। 1904 में कांग्रेस ने 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ये की थी बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने। ठीक है, 1904 में। इन्होंने क्या क्या और काम किए थे बीडी सावरकर ने? गणपति उत्सव मनाने के उद्देश्य से इन्होंने 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था का गठन किया था। यही सन 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना में इसी को ही बाद में क्या किया गया था? अभिनव भारत समाज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 61वां, दक्षिण से उत्तर की ओर मुक्त भारत की मुख्य भूमि का विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हुआ। और ये तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर के मध्य भारत फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 62। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो ये किस पहाड़ी पर मिलती है? यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर क्या होता है? पश्चिमी और पूर्वी घाट का संगम होता है। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है? इस इस चोटी पर नीलगिरी की जो पहाड़ियों पर ऊटी भी है, ठीक है। ऊटी भी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। ये पर्यटक स्थल है। 2012 में क्या क्या है? 2012 में ऊटी को क्या किया गया था? ज्योमंडल घोषित, सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ी को क्या किया गया था? ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अन्नाईमुड़ी जो केरल में इडुक्की में स्थित है, ठीक है। निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्न निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नीलगिरी क्या है? हमने इससे पहले पढ़ा था, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। विंध्यन की क्या है? विंध्यन की अमरकंटक है सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। और नीलगिरी की हमने पढ़ा है डोडा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से ये हिमाचल में स्थित है। बिलासपुर अवस्थित गोविंद सागर कहाँ पे? हिमाचल में, ठीक है। सतलज नदी पर भाखड़ा नामक बांध बनाने के कारण हुआ, ठीक है। जो गोविंद सागर सागर का जो निर्माण कब हुआ था? क्यों हुआ है? सतलज नदी पर बांध बनाने के बाद, सतलुज नदी पर बांध बनाने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? ठीक है, कद्दू सोयाबीन सरसों मूंगफली कद्दू सोयाबीन, ठीक है, इसमें से है कद्दू, ठीक है। केरल में समुद्री तट की रेत पर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल में क्या पाया जाता है? आई थिंक थोरियम। थोरियम क्या पाया जाता है केरल में? थोरियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 67। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है? ब्रह्मपुत्र पे डिब्रूगढ़। कौन सा? डिब्रूगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो नागार्जुन है, यह है कृष्णा पर, ठीक है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। तो कृष्णा नदी पर और कौन कौन सी है? एक तो है अलमट्टी,
अलमट्टी बांध, ठीक है। इसके बाद रहता है श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में ना। झेलम पे कौन कौन सी है, एक तो उरी और एक तुलबुल, ठीक है, उरी और एक तुलबुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्मदा पर कौन कौन सी है, नर्मदा पर फेमस सरदार सरोवर, ठीक है। और लास्ट में आता है सतलुज पर कौन सी है, नाथपा, सतलुज पर नाथपा झाकरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भारत की जलवायु में मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित है। भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की जलवायु है, ठीक है। 70 किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्य द्वारा बांटा गया है, ठीक है। सातवें में सी, गंगा, गंगा नदी बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2225 है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां बाएं तट पर, बाएं तट पर मुख्य सहायक नदियां, ठीक है। पहली है कौन सी, रामगंगा, गोमती, फिर आता है घाघरा, गंडक, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और बागमती, ठीक है। और इसके जो ये तो क्या है कि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी है, लेफ्ट साइड में है यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, ये क्या है, लेफ्ट पे है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 एक के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार उत्तरदायित्व सौंपा गया जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। तो ये कौन करता है ये काम, ये काम करता है राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 112 एक के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करता है कि वे जो लेखा जो का जो बजट है संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या है उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, ये संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, बिल्कुल गलत है, संविधान का पार्ट है। इसे 1972 में संविधान में एक संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, सकारात्मक परिवर्तन इसमें किया जा सकता है। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करना है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक गलत है, जो हमारी प्रस्तावना है उसके संबंध में हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, ANN पालकीवाला, ठीक है। इन्होंने संविधान का परिचय पत्र, संविधान की प्रस्तावना को कहा है
उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि एक केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संसद द्वारा क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल कुछ शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। ठीक है। प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। जो ये प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पर भी ये आधारित है। ठीक है, ये क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बच्चों को रोजगार किससे संबंधित है? ठीक है, ये है मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार से क्या है, सॉरी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 75, संविधान के अनुच्छेद जो 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा राज्यसभा के सभापति। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति से। ठीक है, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, जो कर को टैक्सेशन से रिलेटेड टैक्सेशन टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, टैक्सेशन को जो विधेयक प्रभावित करते हैं या फिर जो भी प्रावधान प्रभावित करते हैं वो उनके लिए पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है भारतीय संविधान में। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, इसका पद किसके बराबर होता है? तो 77वां क्वेश्चन अपना, इसका जो आंसर है वो डी है, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर राज्यसभा के महासचिव का पद होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो महासचिव राज्यसभा के महासचिव होते हैं वो गुमनाम रहकर कार्य करते हैं और संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए तत्परता से पीठासीन अधिकारियों के लिए उपलब्ध होते हैं। महासचिव राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख, सभा के अभिलेखों के संरक्षक भी होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। ठीक है, पीसी मोदी कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 78, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, 14 दिन पहले में क्या करना पड़ेगा, उनको सूचना देनी पड़ेगी। इस प्रस्ताव को कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, ठीक है, कुल सदस्यों के एक बहुमत द्वारा क्या करना पड़ेगा, उनको प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है? चुनाव का आवंटन करना, चुनाव चुनाव की तारीख तय करना, चुनाव की निष्पक्षता होना, चुनाव बदलाव का चयन करना, बिल्कुल ये इसका काम नहीं है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है कौन सा है? 324 है। जो इनका इसका जो कार्य कौन कौन सा है? संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। किन की होती है? एक तो संसद के सदस्यों और राज्यों के विधानमंडल
विधानमंडल, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनका निर्वाचन, संचालन और निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किनकी है? राष्ट्र चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग आवंटन करते हैं चुनाव चिन्हों का, तारीखें तय करते हैं, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना इनका काम होता है, ठीक है। निर्वाचन के समय दलों उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण ये करते हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का कार्य नहीं होता है। और 25वें चुनाव आयोग बनते हैं राजू कुमार, ठीक है। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है, तो 100वां संशोधन किस चीज को प्रदान करता है? 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना, बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, ठीक है। कब हुआ था ये? 2015 में हुआ था संशोधन। इसमें 1974 के द्विपक्षीय एलबीए के अनुसार, ठीक है, एलबीए मतलब लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के अनुसार दोनों पक्ष, कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश द्वारा कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करना होता था। संविधान में प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश में स्थापित 111 भारतीय परिक्षेत्र शिविरों को बांग्लादेश को सौंपा गया। कितने क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया था? 111, ठीक है। भारत में पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय के 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्र शिविरों को भारत को सौंपा गया था, ठीक है। तो भारत द्वारा बांग्लादेश को कितना दिया गया था? 111, और बांग्लादेश द्वारा भारत को 51, ठीक है। ये क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सीधा, ठीक है। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? सीधा। समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, ठीक है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कैसा होता है? प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और हमेशा सीधा होता है, ठीक है। जबकि पीछे क्या होता है? पीछे इसका उल्टा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें पूरा देखना हो, चित्र पूरा उसमें प्रतिबिंब करना हो, तो हमें दर्पण की जो लंबाई वो कितनी रखनी चाहिए? वस्तु के लगभग आधी होनी चाहिए दर्पण की, ठीक है। तो ये हुआ 81 का आंसर हुआ। 82 का आंसर है दो निकायों के मध्य उषा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है बताओ? बताओ, विशिष्ट ऊष्मा पर करती है? नहीं। गुप्त ऊष्मा पर नहीं करती, ठीक है। उनके ताप पर करती है, उनके स्पर्श के सतह पर नहीं करती, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? एक ऊर्जा होती है, ठीक है। क्या होती है? एक ऊर्जा होती है जिसमें विभिन्न कार्य संपादित करने की क्षमता होती है। ये दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उनके ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली की ऊष्मा का प्रभाव कब होता है? कहाँ होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए हमें कि उच्च ताप से निम्न ताप की ऊष्मा का प्रवाह से दोनों वस्तुओं का ताप कुछ समय बाद बराबर हो जाता है। अगर यहाँ से अगर इधर आ रहा है तो एक समय पे यहाँ पे ज़्यादा था, एक समय यहाँ पे कम था, तो एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब इस दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है।
इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, इस अवस्था को कहेंगे ऊष्मीय संतुलन, ठीक है, ऊष्मीय संतुलन। तो ये 82 का आंसर हुआ। 83 आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, इनके अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसमें क्या होता है कि जीव समुदायों को उसको वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहती है। और पारिस्थितिकी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था, 1866 में, ठीक है। 84 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी को पहचानिए। घास, कीट, घास को कौन करता है, कीट, कीट को कौन करता है, मेंढक, मेंढक को कौन करता है, कुत्ता नहीं, खरगोश नहीं, मेंढक को पक्षी नहीं खाता, सांप मेंढक को खाता है और सांप को गरुड़ खाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस जो श्रृंखला की जो प्राथमिक इकाई कौन सी है, वो घास इसकी प्राथमिक इकाई है और उच्चतम जो इकाई है उसकी गरुड़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसल प्रोटोकॉल में से निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो बेसल जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, वो समुद्री अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से संबंधित है, ठीक है। बेसल प्रोटोकॉल खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से संबंधित है। ये 1989 में बेसल जो स्विट्जरलैंड में है, बेसल कन्वेंशन पर आधारित किए गए थे। इसमें जो बेसल कन्वेंशन में क्या क्या जो प्रावधान किए गए थे उसको हम देखते हैं। खतरनाक अपशिष्टों को क्या करना, कम करना, और खतरनाक अपशिष्टों के निपटारे के लिए क्या करना, उचित प्रबंधन, ठीक है, उचित प्रबंधन करके पर्यावरण का संरक्षण करना होता है। नेक्स्ट होता है कि अपशिष्ट निपटान जो मैनेजमेंट है, इसके अलावा खतरनाक अपशिष्टों, क्लिनिकल वेस्ट, खनन औद्योगिक कचरा, ई कचरा, कंप्यूटर चिप, पीसीबी उपकरण, बैटरी के स्थानांतरण के लिए एक नियामक प्रणाली का गठन है, ठीक है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, ऊर्जा 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 के लिए कार्बोहाइड्रेट को रूपांतरण, पानी को भाप में परिवर्तन करना है, ये भौतिक है, ठीक है। दूध से दही ये रासायनिक है, ताप से कोयला ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तन करता है, ये किस एसिड में परिवर्तन करता है, सल्फेनिक एसिड के अंदर ये परिवर्तन करता है, जिससे क्या होता है, हमारी आंखों में क्या होता है, पानी आने लग जाता है, ठीक है। इससे हमारी जो आंखों की जो लेक्रिमल लेक्रिमल ग्लैंड होती है उससे उसको परेशानी होती है, ठीक है। सल्फेनिक एसिड से क्या होता है, हमारी आंखों की जो लेक्रिमल जो ग्लैंड होती है वो डिस्टर्ब होती है, उससे क्या होता है, हमारी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ईसीजी किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, ये किससे संबंधित है, इसका आंसर है ए। यह एक प्रक्रिया है, ये त्वचा पर लगाए गए इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए हृदय की विद्युत गतिविधि के समय बनाम वोल्टेज का एक ग्राफ होता है, ठीक है, वोल्टेज और हृदय की विद्युत गतिविधि, ठीक है।
ईसीजी के 3 मुख्य घटक होते हैं। पी वेव जो ऑस्ट्रिया के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है, जो एट्रिया होता है हृदय के अंदर, एट्रिया, ठीक है। दूसरा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो नीले विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है, और तीसरा जो टी वेव होता है जो नीले की पुनरावृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसी चीज से हम क्या पता कर सकते हैं कि हृदय की स्वच्छता का, ठीक है, हृदय की स्वच्छता का हम क्या कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं, ठीक है। 89वां क्वेश्चन आता है, शुष्कास्यपाक विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन कमी के कारण होता है, ठीक है। 90 क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। 91 है, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले वे किस प्रकार के वे के उदाहरण है? उत्पादन कौन से वाले? पूंजीगत, निवेश, राजस्व और उत्पादन। तो निवेश जो व्यय है वो क्या करते हैं? व्यय के उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो ये किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने, ठीक है। उदय कुमार ने जो इस तरीके का जो चिन्ह है मुद्रा का, उसको पीएमजेवाई का पूर्ण उदाहरण क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एआरडीसी नाबार्ड की एक शाखा, एआरडीसी का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है एग्रीकल्चर रिफाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 95 है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वित्त की कमी, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है 96, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? रजिस्टर के द्वारा, ठीक है। 97 है, 96 का किसके द्वारा किया जाता है? एएलयू के द्वारा, एएलयू के द्वारा क्या किया जाता है? अंकगणित तथा तार्किक परिचालन एएलयू द्वारा किया जाता है, ठीक है। एल्गोरिथम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा, एएलयू, ठीक है। 97 है, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम पे भी जाना जाता है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो वेबकैम क्या है? इनपुट डिवाइस का। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक उच्च स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर और असेंबली भाषा है। तो ये असेंबली भाषा नहीं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओएस है, ठीक है। 100 आता है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विस्टा है, आईओएस है, ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने फिर से किए हैं। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, वीडियो का एंड करता हूँ। इसी के साथ साथ आप फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर इसको जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। मैं सीईटी से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन के 50 वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि 1000 क्वेश्चन के आसपास, अगर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन है तो 2500 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। विथ ऑप्शन का भी मैं व्याख्या करूंगा। इसका मतलब है कि 25,000 क्वेश्चन का ही इसका मतलब होगा कि आपको 10,000 क्वेश्चन सीधा सीधा आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।